Hello, aspirants. Welcome to LNTC online studio. As you know, my name is मोहम्मद एजाज अनवर. पिछले क्लास का ये कंटिन्यूशन लेक्चर है. तो पिछले क्लास के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था कि हमारा इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के क्या रीज़न्स हैं, यानी महंगाई या कौन कौन से उसके काइंड्स हैं, क्या स्पीड के अकॉर्डिंगली क्या काइंड्स हैं, और साथ ही साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली क्या काइंड्स हैं. तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज के क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है. रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें ऐसी है कि सरकार और साथ ही साथ एक सोसाइटी की इकोनॉमी के लिए बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के तमाम लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है. तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी को हम आज यूज़ करेंगे. तो उस टर्मिनोलॉजी में जो आपका आता है सबसे हालांकि उसको मैंने कल डिस्कस भी किया था पिछले क्लास में. तो पहला पहला है डिफ्लेशन. डिफ्लेशन बेसिकली जो ये होता है कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल विच इज़ नोन एज द इन्फ्लेशन. बट persistent decrease in the general price level, it is known as the डिफ्लेशन. यानी कि लगातार चीज़ों की कीमत घटती चली जाती है और उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कहलाता है आपका, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं मंदी. आर्थिक मंदी जब आ जाती है तब चीज़ें डिफ्लेट करती है. प्राइस का लगातार यानी जब प्राइस लगातार डिक्रीज करती है, ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं इसको डिफ्लेशन. इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं. जब लगातार प्राइस डिक्रीज करती है तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं. अब दूसरा आता है डिसइन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जब लगातार चीज़ों की कीमत बढ़ती चली जाती है, जब प्राइस इंडेक्स के जब हम उसको कंसिडर करते हैं तो प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि जनरली हम एक बेस ईयर लेते हैं. बेस ईयर में अगर मान लें उसने इंडेक्स में प्राइस इंडेक्स 100 है, तो 100 से अगर 110 हो गया, इट मीन्स कि 10% यहाँ बढ़ा. 10% की बढ़ने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट हमारा 10% बढ़ गया. जब 10% बढ़ा हमारा, तो लेकिन जब दूसरे हर मंथ इसका कैलकुलेशन होता है, हर मंथली इसका कैलकुलेशन होता है कि किस मंथ में कितना इन्फ्लेशन रेट रहा. जब दूसरे मंथ में जब प्राइस अगर मान लेते हैं 110 की जगह आप 110 से पता चला कि हम यहाँ पे 116 ले लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 10% का इंक्रीमेंट हुआ. यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जनरली 110 से हमने 116 लिया, तो दैट मीन्स यहाँ 6% का ही इंक्रीमेंट है. सॉरी, 6% ही है यहाँ पे. तो यहाँ पे 6 का ही इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ. तो हम ये कहेंगे कि पहले के मुकाबले जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो कम स्पीड से बढ़ी. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन. ये वाले बोलते हैं हम, ठीक है. इन्फ्लेशन स्टिल राइजिंग बट एट अ स्लोअर रेट. तो दिस इज नोन एज द disinflation. But in stagflation already we have discussed in previous lecture also. The core inflation excluded the volatile commodities like food products, like vegetables, tomato, onion, like a very मतलब कि volatile in nature, इंक्लूडिंग द क्रूड ऑयल प्राइसेस लाइक पेट्रोल, डीजल. इन सब की चीज़ें लगातार घटती बढ़ती रहती है. तो इस वजह से अगर इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं टोटल इन्फ्लेशन में, तो हम उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन. यानी कि जो भी चीज़ वोलेटाइल ज़्यादा है उसको जब मैंने माइनस कर दिया तो दैट मीन्स कि ये कोर इन्फ्लेशन. बट हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूडेड ऑल दिस थिंग्स, इंक्लूडेड ऑल आइटम्स लाइक अ प्राइस बास्केट मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इन फिगर. मतलब जितने सारी चीज़ों को हम फूड बास्केट में लेते हैं, फूड और नॉन फूड इंक्लूडिंग, यानी कि कंज्यूमर बास्केट में जो सारी गुड्स आती है, कंज्यूमर बास्केट में जब जो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, जो जब हम इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे ये सारे बास्केट को हम इंक्लूड करते हैं. यानी कि इस बास्केट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ज़रूरी है. जैसे आपका फूड ग्रेन्स हो गया, राइस, वीट, और उसके बाद पोटैटो, और उसके बाद आपका पल्सेस, ऑयल सीड्स. इसके अलावा आपका शूज़, पान एंड टोबैको, और उसके अलावा आपका क्लोथिंग्स, शूज़. ये जितने भी एसेंशियल आइटम है, ये सारे आइटम का आप एक बास्केट बनाते हैं. ये एक बास्केट है. इस बास्केट में हमने फूड लिया, नॉन फूड के सारे आइटम्स लिए. अब जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जो जो
चीज़ें हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ का हिस्सा बनती चली जाती है। अगर आज से हम 20 साल 30 साल पहले देखेंगे तो हमारे पास जो इंक्लूडेड जो फूड बास्केट था या नॉन फूड बास्केट या कंज्यूमर बास्केट कह लीजिए, इसके अंदर जो चीज़ें थी रोटी कपड़ा और मकान था एसेंशियल आइटम। लेकिन अब जो चीज़ें हैं उसमें इंटरनेट भी आ गया, आपका हेल्थ एंड एजुकेशन भी आ गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है। इसीलिए बेस ईयर प्राइस हमारा, बेस ईयर प्राइस जो है, बेस ईयर हमेशा चेंज होता रहता है। बेस ईयर चेंज होने की वजह है कि जब तक बेस ईयर चेंज नहीं करेंगे तो हम जैसे मान लेते हैं कि आज से 50-60 साल पहले जो चीज़ों की कीमत, जो जो चीज़ हमारे फूड ये कंज्यूमर बास्केट में था, हो सकता है उसका रिलेवेंस आज के डेट में कम हो गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई। पहले ज़माने में आप जैसे पानी पीते थे तो नॉर्मल वाटर पीते थे, अब आरओ आ गया ज़माना, तो उसमें इंक्लूड हो गया कि आपका एक एसेंशियल आइटम जो एक्सपेंडिचर का है वो जुड़ गया आपका। तो ये सब सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो आपका एक फूड बास्केट, एक बड़ा बास्केट बन जाता है जिसके अंदर सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ जुड़ जाती हैं। तो उसकी प्राइसेस अगर मान लेते हैं 100 है, उसकी प्राइसेस मान लेते हैं 100 है। अब इसी इंडेक्स की ज़रिए से, इंडेक्स जो है, इंडेक्स इंडेक्स से हम ये देखते हैं कि अगर ये मंथ, पिछले मंथ में अगर इसका 100 इसका बेस प्राइस था, फूड प्राइस इसका इतना था, तो अभी इस मंथ में आप जनवरी ले लीजिए, जनवरी में अगर इसका हो जाता है 110, प्राइस इंडेक्स होता है 110, इट मीन्स कि 10% का इंक्रीमेंट, हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट हमारी 10% बढ़ गई है। तो ये हमारा आ जाता है कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जो बात आती है ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है श्रिंकफ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। और ये सब सारी चीज़ों से आए दिन हमें गुजरना पड़ता है, ये सब सारी चीज़ों से आए दिन हमें गुजरना पड़ता है, और इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जो आप अब जानने की कोशिश करेंगे, पहला हमारे पास है श्रिंकफ्लेशन। अब ये एक तरह की महंगाई को ये भी दर्शाता है, ये भी बताता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली गई, आप बिस्किट है, बिस्किट के पैकेट में जो कंज्यूमर होते हैं वो सिर्फ प्राइस को ही देखते हैं, प्राइस को देखते हैं कि प्राइस अगर 5 रुपए की बिस्किट है तो एक ज़माने से चला आ रहा 5 रुपए ही होगा, लेकिन आपने उसमें कभी क्वांटिटी के उसका वेट पे कभी गौर नहीं किया। वेट भी दिन ब दिन घटाता चला जाता है न, यानी कि हिडन इन्फ्लेशन वहाँ पे छुपी हुई है आपकी। तो हिडन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए 5 रुपए की बिस्किट में अगर आपको 100 ग्राम पहले बिस्किट मिल जाती थी, अब वो बिस्किट आपको कितने में मिल रही है? 5 रुपए में ही मिल रही है, लेकिन उसका जो वेट है 100 ग्राम से घटाकर आपको उसने कर दिया, 100 ग्राम पहले मिलता था वो आपका हो जाएगा 80 ग्राम्स। चिप्स के पैकेट में देखिए आप, जैसे चिप्स के पैकेट में आए दिन उसमें एयर को फिल कर दिया जाता है, प्राइसेस वही रहेंगी लेकिन कंज्यूमर के माइंड को वो रिकॉल ये करते हैं, साइकोलॉजिकल गेम है कि उन्होंने देखा कि अरे प्राइस तो चिप्स हम जब लेते हैं तो 10 रुपये पैकेट ही है, लेकिन जब उसको हम गौर करते हैं कि उसके वेट को देखते हैं कि उसमें एयर ज़्यादा भर दिया जाता है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वो चिप्स मिलता है, तो ये भी आपका इस श्रिंकफ्लेशन है, जिसमें कहा जाता है कि प्रोडक्ट क्वांटिटी और क्वालिटी रिड्यूसेस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, हिडन इन्फ्लेशन, दिस इज नोन एज हिडन इन्फ्लेशन। और दूसरा आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के अंदर आपका आता है जो बॉटलनेक्स है, मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन अच्छा हुआ, फूड ग्रेन्स अच्छे खासे प्रोडक्ट हुए, रेनफॉल भी सही हुआ, फार्मर्स ने भी अपने खुद मेहनत किए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ proper road and transportation facility from the farm gate to the मंडी, तो जब वहाँ तक पहुँचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सड़कें अच्छी नहीं हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और इवन देन जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए मंडी में, वो सब सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से, और उसके अलावा साथ होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि जो भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन खेत से लेकर आपका फाइनल जो फिनिश गुड तक, यानी कि आप सेलिंग तक, आपकी जो चीज़ें बीच में बर्बाद हो जाती हैं, चाहे वो चूहे खा लिए या फिर आप जब ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बीच में बहुत सारे जो अनाज है वो टूट के गिर जाता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इसकी वजह से, यानी दिस इज वन का स्ट्रक्चरल बॉटलनेक, यानी डेवलपमेंटल डिले, और डेवलपमेंट की वजह से भी आपको जब चीज़ें कम बच जाएंगी, जैसे मान लें कि आपने 10 क्विंटल गेहूँ को प्रोड्यूस किया और अब मार्केट तक जाते जाते पता चला कि वो
सिर्फ 8 क्विंटल रह गया, तो उसी 8 क्विंटल में आपके सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका जुड़ेगा, प्लस आपका प्रॉफिट, पाई से हम डिनोट करते हैं, प्रॉफिट भी इंक्लूड होने के बाद वो टोटल प्राइस को वो आपको ली जाए, आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब क्वांटिटी घट जाएगी, उसी टोटल क्वांटिटी में से सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जोड़े जाएंगे और प्रॉफिट जो मार्जिन होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा, फिर प्राइसेस को जोड़े तो टोटल प्राइस को उसको फिक्स किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका प्राइस जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद प्रॉफिट इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रॉफिट कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं कि अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में प्राइसेस इंक्रीज कर जाए। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे ले लिए जियो। जियो आपने शुरू में देखा होगा कि पहले कम चार्जेस लेता था, उसके बाद फिर उन्होंने फिर प्राइस बढ़ा दिया, फिर प्राइस बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली आपके जो कंज्यूमर बास्केट है उसमें से आपका मोबाइल रिचार्ज भी एक आपको एडिशनल आपका एक बर्डन डाल दिया कि आपके जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर में जुड़ गया वो। एक आता है स्क्यूफ्लेशन, ये स्पेसिफिक जो आपका ये है सेक्टर है। जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लीजिए आप, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि नींबू की कीमत बढ़ गई, टमाटर की कीमत बहुत तेज़ बढ़ गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये चीज़ें लगातार मतलब कि कई बार बढ़ जाती है, तो वो भी आपको इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है। ट्रिगर करने के बाद आपकी ये चीज़ें बढ़ जाती है। अब जो आपका आता है कि मेजर कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, तो अब मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है यहाँ पे कि आखिर ये जो इन्फ्लेशन है, तो ऑलरेडी हमने तो दो चीज़ें पीछे में डिस्कस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो कोर जो मेन रीज़न है वो आपका है कि सारा जो खेल है वो सप्लाई ऑफ मनी का है। यानी पैसे की वजह से सारी तमाम चीज़ें आप पे इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि जब आपके पास सैलरी के टर्म्स में जब सैलरी बढ़ जाती है, पैसे आपके जब हाथ में आपके जब सप्लाई मनी यानी कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस आइटम या बेसिक नेसेसिटीज से बढ़ के आगे लग्जरियस आइटम की तरफ डिमांड करने लग जाते हैं। जब डिमांड आप ज़्यादा करेंगे, आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले इतना रेस्टोरेंट हो गया, बहुत सारे जैसे ब्रांडेड चीज़ें हैं और तरह तरह के जो नए नए हाईटेक है। इवन देन आप देख लीजिए, इसी को देख लीजिए आप, नए नए टेक्नोलॉजी को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जब डिमांड की एक होड़ लग जाएगी, लोग वहाँ पे जाएंगे, डिमांड करने लग जाएंगे, तो फिर लोग उसको क्या करेंगे कि उसकी जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको प्रॉफिट और ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, चार्जेस बढ़ा देगा। क्योंकि उनको पता है कि जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि ईगरनेस उसकी बढ़ रही है। जो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फिर वो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी प्राइस को वो ज़्यादा हाइक कर देगा। हाइक करने की वजह से फिर आपका वो अल्टीमेटली आपका प्राइस के तरफ ट्रिगर करेगा और आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरा आता है राइजिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, जैसे फर्टिलाइज़र की कीमत बढ़ गई, यूरिया, आपका फास्फोट, उसके बाद आपका नाइट्रोजन, ये सारे जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं, इसकी जब प्राइसेस बढ़ जाएगी, और इवन देन प्लॉइंग यानी कि ट्रैक्टर, अगर डीजल की प्राइस बढ़ जाती है तो आपके खेत में जो ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर की जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मशीनरीज का इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़्यादातर चीज़ें इरीगेशन फैसिलिटी जब उसमें लगाएंगे, इरीगेशन चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब बढ़ जाती है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है, फार्मर्स है, वो जब अपने प्रोड्यूस को सेल करेगा, तो सेल करने की जगह उसमें क्या हुआ कि इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, देन उसका टोटल प्राइस वो चार्ज करेगा। तो फिर उसकी वजह से वो प्राइस हाइक कर जाता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जैसे मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कब होता है, जब आपका बॉटलनेक हो, आपका कोल्ड स्टोरेज सही नहीं चल रहा हो। कोल्ड, जैसा टोमेटो है, टोमेटो जो पेरिशेबल इन नेचर है, वो आप पता चला जब मार्केट तक जाते जाते वो सड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए कोल्ड चेन का इसमें फैसिलिटी होना ज़रूरी है। कोल्ड चेन, कोल्ड चेन, ठीक है। और उसको कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे है, तो ताकि उसको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि वो सड़ने से बचाया जाए, और ज़रूरत पड़ने पर प्रॉपर तरीके से मार्केट पहुँचाने के बाद उसको प्रॉपर उसका ये मिले, रिटर्निंग मिले। तो लेकिन जब ये प्रोडक्ट जब बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या होता है कि सप्लाई बॉटलनेक यानी सप्लाई आपकी घट जाएगी। सप्लाई जब घट जाएगी
तो फिर वहीं पे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब सप्लाई नहीं रहेगी और डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत सप्लाई के, तो प्राइस फिर ट्रिगर करेगा। तो ये सप्लाई चेन हो गया। एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, बहुत रोड, ब्रिजेज, और उसके बाद तरह तरह के हॉस्पिटल से सब सारी चीज़ें बढ़ा रही थी। फिर जब ये इसमें काम करने वाले इंजीनियर हैं, लेबर हैं, सारे लोग इसमें काम करेंगे, तो जब उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी जब मिलेगी, उस सैलरी के फिर उसको एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। इनकम की वजह से फिर वो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने की वजह से फिर वो मार्केट में जाएंगे, वो डिमांड करेंगे। जब डिमांड, सब लोगों की सैलरी बढ़ गई, जब मार्केट में डिमांड करने लग जाएंगे, तो डिमांड के बाद फिर क्या होगा? जब डिमांड उसकी बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है शॉर्ट है, तो ऐसे कंडीशन में फिर प्राइस ट्रिगर हो जाएगा, प्राइस जो बढ़ जाएगी। दूसरा आता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है कि आपका इकोनॉमी में जो भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे मार्केट बाहर की कंट्री से, जैसे बहुत सारे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपका, उसके बाद बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आपका बहुत सारा जो जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस नहीं की जाती है, वो फॉरेन से हम लेते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स भी आपका है। जब इसको हम इंपोर्ट वहाँ से इनपुट को इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है कि करेंसी डेप्रिशिएट करेंगे डॉलर के मुकाबले में, तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंपोर्ट कॉस्ट जब बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री में जो भी चीज़ इंपोर्टेड सामान है, उसको जब सेल आउट करेंगे, तो उसमें महंगे सामान, महंगे कीमत पे बेचेंगे। फिर इस स्ट्रक्चरल इशू में सेम उसी तरह की चीज़ें आती है जो हमने पहले डिस्कस कर रखा था, कि रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेगुलेटरी डेज, वीक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सब सारी चीज़ें इनफिशेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से फिर आपका प्राइस जो है वो ट्रिगर हो जाता है। और फाउंडेशन ऑफ द, ऑलरेडी हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया, उसको मैंने क्या क्या एक चार्ट के थ्रू बताया है, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। इस वजह से स्ट्रक्चरल है, सप्लाई चेन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाईज को हमने इन्फ्लेशन का एक रीज़न बताया कि कैसे। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन, जब हमने डिस्कस कर लिया कि इन्फ्लेशन तो पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे इन्फ्लेशन हमारी ज़िंदगी को असरअंदाज करती है, कैसे हमारे ज़िंदगी में इसका एक अहम रोल है, कैसे हमारा फ्यूचर इससे डिसाइडेड किया जाता है कि हम कैसे ज़िंदगी बेहतर गुजारें, या फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ एवरेज लाइफ जीने को मजबूर करना पड़े। तो अब बात आती है कि इन्फ्लेशन कैसे मेज़र की जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, खासकर NSSO, या बल्कि मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल इम्प्लीमेंटेशन, जो एक साइट है मॉस्पी, वो क्या करती है कि वो कैलकुलेट करती है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें तीन तरह के इंडेक्स होते हैं, तीन तरह के इंडेक्स होते हैं। पहला इंडेक्स होता है कि यह होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तीसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, फिर उसके बाद हम आते हैं होलसेल लेवल पे जाते हैं, होलसेल में, होलसेल लेवल पे गए तो वहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर तीसरे में हम चले गए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं किस चीज़ के लिए, इन्फ्लेशन रेट को मेज़र करने के लिए कि इन्फ्लेशन रेट कैसे इकोनॉमी में चल रही है, तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज़ करते हैं। तो उसका सिंपल है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स एवरेज प्राइस चेंजेस ऑफ द फिक्स बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स आइटम गिवन वेटेड बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड स्पेंडिंग। इसमें जनरली ये होता है कि आप टोटल जितने भी फूड आपके जो कंज्यूमर बास्केट में जितने भी 299 समथिंग अराउंड जो भी उसमें गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दोनों चीज़ में जुड़ी गई है, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स उसको बोलते हैं जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकली हमारे पास अवेलेबल हो, और सर्विसेज वो है जो इंटेंजिबल हो, जिसको हम महसूस कर सकते हैं पर छू। जैसे आप हेल्थ सर्विसेज, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी, तो उन्होंने अपनी सर्विस की फीस बढ़ा दी, उसको हम छू नहीं सकते। एजुकेशन सिस्टम में आप जो कॉलेजेस गए, कॉलेज में टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो टीचर की जो सर्विसेज है वो क्या, वो टीचिंग करना है। उसी तरह से आपका इंश्योरेंस है, तो डिफरेंट सेक्टर में आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका टोटल उसमें सबको हम वेटेज दे देते हैं कि जैसे मान लें फूड सबसे एसेंशियल आइटम, आपका इंसान जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड को हमने दे दिया 10, एक वेटेज दे दिया हमने। उसके बाद हमने ले लिया क्लोथ, इसको मैंने दे दिया
8। उसके बाद हमने ले लिया हाउस, हाउस को हमने दे दिया 6। तो इस तरह के टोटल जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास एडिशनल ईटीसी, इसको जब हम सम करेंगे टोटल ये आएगा 100। यानी कि हमने जितने भी कमोडिटीज़ लिए, जितने भी हमने कमोडिटीज़ इसको इंक्लूड किए आपको कंज्यूमर बास्केट में, उसको वेटेज देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली तब फिर हमारा सीपीआई तैयार होता है। सीपीआई तैयार होता है। सीपीआई तैयार होने के बाद फिर हमारा जो जैसे बेस ईयर है, बेस ईयर अगर आपने जैसे अभी चल रहा है वो 2011 एंड 12 चल रहा है। बेस ईयर पे आपका एक अलग लेक्चर लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि बेस ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी क्या वजह है और क्यों सरकारें बेस ईयर पे फोकस करती है। तो 2011-12 यानी कि कोई भी चीज़ हम कंपैरिजन जब करते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो कैसे कहेंगे महंगाई बढ़ गई? कोई ना कोई कंपैरिजन तो होना चाहिए ना कि किसके मुकाबले महंगाई बढ़ गई, पिछले साल के मुकाबले या उससे पहले के मुकाबले। तो 2011-12 को भी सरकार बेस ईयर मानती, इसलिए कि 2011-12 में ये माना जाता था और उन्होंने ये कंसिडर किया कि उसकी एक कमेटी बैठती है, कमेटी ने पूरे एनालिसिस करने के बाद ये देखती है कि इकोनॉमी में सारी चीज़ें स्मूथली चल रही होती है, हमारा जीडीपी, हमारा एम्प्लॉयमेंट और हमारे जो जितने भी मतलब सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दैट मीन्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, सारे सेक्टर से आने वाले जितने भी हमारे जीडीपी हैं, मतलब कि जो भी कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज शेयर है, वो सारी चीज़ें बहुत ही इफिशिएंट वे में काम कर रही है, यानी इकोनॉमी बहुत ही स्मूथली रन कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन को हम ये मानते हैं कि इस साल 2011-12 में बहुत ही गोल्डन और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से हम उसको बेस मानते हैं। तो अभी जो भी चीज़ हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, तो 2011-12 के मुकाबले कर रहे हैं। तो जब हम इसको किए बेस ईयर में तो सिचुएशन आती है कि सीपीआई इंडेक्स हमारा बताता है कि अगर मैंने कह दिया कि महंगाई अभी 7% बढ़ रही है, इट मीन्स के 2011-12 के कंपैरिजन में हमारी महंगाई इसी मंथ में 7% तक बढ़ गई है। नेक्स्ट मंथ जब जाएंगे फरवरी में, तो जो हमारा बेस ईयर है उसके मंथ के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो हम एक कंपैरिजन करेंगे कि हमारा बेस ईयर में ये चीज़ें क्या सिचुएशन पे है, मतलब कि किस स्पीड से बढ़ रही है महंगाई। जैसे कि हमने बताया था कि स्पीड हमारा कौन सा है इन्फ्लेशन का, जनरली 2 to 6% जो हमारी हेल्दी इन्फ्लेशन रेट है। तो अब यहाँ पे जनरली हमने डिस्कशन कर लिया और उसको कैलकुलेशन करने का जो तरीका है इन्फ्लेशन रेट को, हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और पिछले साल का जो बेस ईयर का है, पिछले साल का मतलब बेस ईयर हमने क्या लिया, 2011 एंड 12 इसको लिया। उसमें अगर मान लेते हैं कि हमारी प्राइस अभी जो है 107 है, माइनस बेस ईयर में 100 था, ठीक है। फिर हमने नीचे लिया सीपीआई बेस, ये 100 आया। जब इसको हम माइनस कैलकुलेशन करेंगे, जो परसेंटेज हमारा आएगा वो दैट मीन्स कि वो प्राइस हमारी बढ़ गई, वो हमारा कैलकुलेशन आया। और टोटल सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 299 कमोडिटीज़ को लेते हैं वैसे, लेकिन ये आउटडेटेड है। अभी जो है अराउंड 400 के करीब चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि जो जो हमारा वक्त गुजरता जाता है तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ और भी बढ़ती चली जाती है। उसमें हमारा हाउस एंड सैनिटेशन है, इंटरनेट फैसिलिटी है, मोबाइल वगैरह है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होकर और बढ़ गई। और फूड एंड बेवरेजेज में 94 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है और नॉन फूड में आपका 205 को इंक्लूड किया गया है। तो अब लास्ट में हम इसको देखें कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो किसको फ़ायदा होता है, किसको लॉस होता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है फिक्स इनकम ग्रुप वाले का होता है, जो सैलरीड अकाउंट वाले, जो सैलरीड पर्सन है, क्योंकि उनकी सैलरी तो जो अभी आप मिला और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी, आपके जो पैसे हैं वो वैल्यू ऑफ मनी घट गई, आपकी परचेजिंग पावर घट गई, आपकी रियल इनकम जो है घट गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि उसी सेम अमाउंट ऑफ मनी से आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में नहीं कर सकते, आपकी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो घट जाएगा। उसी तरह से आपका सेवर एंड बॉन्ड्स, आप अगर पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ आपको 4% का, अगर मान लेते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट में 4% का इंटरेस्ट रेट मिला और इन्फ्लेशन हमारी मार्केट में चल रही है 7%, दैट मीन्स कि आप 3% से अपना वैल्यू हर साल या हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में आपके अकाउंट से पैसे ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू घट रही है। यानी आप अकाउंट में पैसे तो रखे हुए हैं लेकिन आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी जो सेविंग है, बस आपकी स्टैग्नेशन है, बल्कि डिटोरिएट कर रही है। और क्रेडिटर्स लोन रिपेट, जो लोन जिसको दिया गया, क्रेडिटर्स को फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें आप कम उसको देना पड़ा, उसको रिटर्निंग जब वो इन्फ्लेशन घट कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, फिर उसको रिटर्निंग, जिसको उन्होंने कर्ज दिया कर्जदार को, उसको ज़्यादा ज़्यादा महंगा चुकाना पड़ता है, ठीक है। एक्सपोर्टर में आता है, आपने एक्सपोर्टर में क्या किया कि आप चीपर प्राइस में, जब आपकी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था तो आपने
ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ता चला जाता है और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस घट जाती है। और लास्ट में आपका है कि बोरोवर्स जो जो बेनिफिटेड होता है जो बोरोवर्स जिन्होंने जो रीपेमेंट करेगा, ठीक है, रीपे डेट्स एंड मनी दैट हैज़ लेस परचेजिंग पावर देन व्हेन बोरोड। उसके बाद आता है बिजनेस ओनर, क्योंकि बिजनेस ओनर ने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ प्रोड्यूस किया था उस प्रोडक्शन पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्निंग मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से रिटर्निंग क्या मिलेगा कि वो सेम लेस अमाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसको ज़्यादा रिटर्निंग मिल रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर देती है, जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हो जाता है कि भाई अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो उसका टैक्स स्लैब बढ़ जाता है। और एसेट, लैंड होल्डर्स और जो होता है फिजिकल एसेट जिसको गोल्ड और प्रॉपर्टी जिसके पास है तो उसको फ़ायदा ये हो जाता है कि उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो आज का जो लेक्चर है ऑलरेडी हमने बता रखा है कि इसके कैसे इसका स्टैंडर्ड जो आइडियल हमारा सिचुएशन है 2 to 4% और 6% हमने बता रखा है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि कैसे इन्फ्लेशन, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ होता है। और ये बेसिकली ये फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व में क्या होता है कि हम इन्वर्स रिलेशनशिप को बताते हैं कि व्हेन द प्राइसेस इंक्रीजेस द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स वाई एंड मतलब हाउ द सेविंग account will reduces your value of money. That's why your money, your purchasing power as well as your real income continuously deteriorated. That's why during the inflation time your money or your assets are losing the value of money and purchasing power also. तो अब टारगेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 2 to 4% होना चाहिए। उसके बाद अनडिज़ायरेबल है कि आपके ऑप्टिमल लेवल आपका डिज़ायर आपको इन्फ्लेशन जो हमारा 4% स्टैंडर्ड माना गया है, इतना रहना चाहिए जिसमें कि सारी चीज़ें और इकोनॉमी हमारी बहुत ही स्मूथली रन कर रही होती है। और जिसमें से ग्रेट डिफ्लेशन भी एक कॉन्सेप्ट है, वो कभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नाउ टुडे क्लास इज नाउ आई एम वाइंडिंग माय टुडेज लेक्चर, थैंकिंग यू वेरी मच।